Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today we are back with the analysis of the Hindu newspaper. आज भी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि इन आर्टिकल्स की मदद से कैसे हम लोग अपने यूपीएससी एग्जाम पर अपने सप्लीमेंटेशन ले सके। तो आर्टिकल्स तो आज कम है बट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और इन आर्टिकल्स में हेल्थ पे आर्टिकल है, हाउसिंग अर्बनाइजेशन पे आर्टिकल है, जो कि हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं। और एक आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो कि बहुत हॉट टॉपिक है। तो हम लोग इसका ओवरव्यू लेंगे और कैसे इनको हम लोग कौन सा डेटा या किस तरीके से इनके सेंटेंसेस को हम लोग अपने ट्रिप में यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देखें। ओके, सो द फर्स्ट आर्टिकल इज इंश्योरिंग द फ्यूचर। इंश्योरिंग, यहाँ इंश्योरिंग वर्ड किस चीज से रिलेटेड यूज किया गया है? इंश्योरेंस। किस चीज का इंश्योरेंस? हेल्थ। द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? अब देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे पहला ही लाइन एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। IRDAI जो है, IRDAI क्या है? रेगुलेटर है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का इंडिया। ये आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जैसे RBI बैंक का रेगुलेटर है, वैसे IRDAI जो है वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर। ये याद रखना जरूरी है, कभी प्रीलिम्स में IRDAI के आसपास में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI रेगुलेट करता है। ओके, तो IRDAI ने क्या किया है कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज है, मतलब जो भी कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, उन सबको कहा है कि आप अपना जो मास बेस, जितने लोगों को आप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, उसके कैप को इंक्रीज करो। और जो 65 एबव एज वाले लोग हैं, 65 प्लस एज वाले जो लोग हैं, उनको भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। अब जैसे हम लोग कार का इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं? कि कार में अगर कुछ टूट फूट हो गई तो हमें इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले पैसे देगी। उसी तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे हेल्थ के लिए होता है, हमारी बॉडी के लिए। कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, तो आपका जितने रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो इंश्योरेंस के उतने पैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी देगी, डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर का इशू बहुत बड़ा है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब अपनी जेब से हम लोगों के यहाँ पे लोग पैसे हेल्थ पे बहुत खर्च करते हैं या हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्री गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि सारे लोगों की नीड्स को कार्टर कर पाए। जो हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे एम्स है, सफदरजंग है, या CMC वेल्लोर है, इन सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है, बेड्स लिमिटेड होते हैं। अब जब बेड लिमिटेड है तो फिर क्या होगा इसमें? पॉपुलेशन 140 करोड़ है, बेड लिमिटेड है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इससे बचने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मान लीजिए कि फोर्ट में चले गए, वेदांता में चले गए, किसी में भी चले गए, उन लोगों में पैसे ज्यादा लग जाते हैं। और वो जो पैसे लगते हैं उसी को आउट ऑफ पॉकेट बजट हेल्थ एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और उसी गैप को ब्रिज करने के लिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर को, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, IRDAI ने कहा है, क्या कहा है? कि आप लोग जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो अपना
जो डेमोग्राफिक बेस है वो बढ़ा के 65 प्लस एज वाले लोगों को भी आप लोग इंक्लूड करें। ओके। और इस आर्टिकल में क्या लिख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन फंड जो है उसका एस्टिमेट है कि भारत जो है वो चाइना के आसपास या चाइना को सरपास कर चुका है पॉपुलेशन। और हमारा सेंसस 2011 के बाद अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है, बट पास हो ही गया हो। और इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो आई है, इंडिया की जो एक एजिंग रिपोर्ट आई है 2023 में, उसके हिसाब से ओवरऑल 60 प्लस वाले लोग जो है वो इंक्रीज करेंगे। उनकी एज बढ़ेगी कितनी? 10% ऑफ द पॉपुलेशन से 30% ऑफ पॉपुलेशन बाई 2050 तक 30% लोग जो होंगे वो 60 प्लस होंगे। ये कहाँ का डेटा है? एजिंग रिपोर्ट, इंडिया एजिंग। मतलब लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो ये 3 गुना बढ़ जाए अगले 25 सालों में, 60 प्लस एज लोगों का नंबर। तो अब अगर 60 प्लस एज लोग 3 गुना बढ़ जाएंगे, 3x बढ़ेंगे, तो बीमारियां कम से कम 3x बढ़ेंगी। और जब ये बीमारियां 3x बढ़ेंगी तो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी 3x बढ़ेगा। और जब हेल्थ एक्सपेंडिचर 3x बढ़ेगा मतलब जो गरीब लोग हैं वो किसी तरीके से, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग अगर अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर पे रुपए खर्च कर देते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल इंटर इनटू पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी में enter करें। और इसी चीज को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पीएम जय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसको भी लॉन्च किया था। बट अब आईआरडीआई का कहना है कि भाई ये तो ठीक है जो है, आप इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ पहुंचना चाहिए। ओके। और क्या? एक्सेस टू हेल्थ केयर, अफोर्डेबल मेडिसिन, अप्रोप्रिएट केयर, केयर गिविंग स्ट्रक्चर का एक सपोर्ट भी बनाना। मतलब जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, अफोर्डेबल मेडिसिन, अप्रोप्रिएट केयर गिविंग स्ट्रक्चर और ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। और जब हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा तो इन सारी चीजों में और ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि लोग पे भी कर पाएंगे, बस दे विल हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है तो टेंशन कम रहता है लोग के। और जो गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है प्लस जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों को एक साथ मिल के इस चीज के ऊपर काम करना होगा कि किस तरीके से हम लोग हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम कर सकें और हेल्थ पॉलिसीज में एंट्री बैरियर्स को हटा सकें। क्योंकि एंट्री बैरियर्स अगर नहीं हटेंगे तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो तो नए लोग इंश्योरेंस परचेज ही नहीं कर पाएंगे। और जब वो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज नहीं कर पाएंगे तो के पॉकेट से पैसे खर्च होंगे। दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इशू फॉर देम। और इससे एक और फैक्टर इसके पीछे आ जाएगा कि जो इलीट क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग, जिनके पास पहले से पैसे हैं खर्चने के, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी पहले से इन लोगों ने ले रखा हो, तो इनका तो वैसे भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। यहाँ सफर कौन करे? पुअर्स विल सफर या लोअर मिडिल क्लास पीपल विल सफर। सफर यहाँ पे यही लोग करेंगे जो सच में इसके नीडी हैं, जो सच में वल्नरेबल है इस चीज़ से। तो इस बात को ध्यान में हमें रखना होगा। ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि thus broadening the eligibility of health insurance should be accompanied by a massive upgradation of affordable health care। मतलब आपको पहली चीज एक ब्रॉडनिंग करनी होगी इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है। और दूसरी चीज कि जो आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना होगा। ये दो चीजों की बात यहाँ पे कहा गया। ओके। इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल खत्म होता है। हमें क्या क्या याद रखना है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी आईआरडीआई है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट के हिसाब से 60 प्लस लोगों की एज जो है वो 10% से
30% हो जाएगी 2050 तक। ओके। और किस तरीके से हेल्थ सिस्टम में इंश्योरेंस की जरूरत है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो आप लोग अपने दिमाग पे रखेंगे। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के आसपास अगर क्वेश्चन आता है मेंस में, तो वहां पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते। चलिए, सो आवर सेकंड आर्टिकल इज, हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू बूस्ट ईवी प्रोडक्ट्स। ईवी, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। कैसे इंडिया प्लान कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने का? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे, मतलब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखिए आप। पहले आप रोड पे जाते होंगे तो आपको ये जो छोटे वाले टुक टुक रिक्शा जो दिखते थे, वो तो बहुत जगहों पे टुक टुक कहा जाता है, ये रिक्शा कहा जाता है, ये बहुत कम नजर आते हैं। बट अभी इनका नंबर बहुत इंक्रीज हो गया। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही है, बैटरी से चलने वाला रिक्शा है। रात भर बैटरी कहीं पे चार्ज किया, दिन भर रिक्शा चलाया। ऐसे करके लोगों की एक तो रोजगार भी लोगों का बढ़ रहा है, और पोल्यूशन भी कम है। इसका नंबर बढ़ रहा है। बट अब गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि ईवी जो है वो आम गाड़ियों की तरह हमारी सड़कों पे चले, लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी की तरफ शिफ्ट करें। इसके लिए उसको सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में, इन दैट सेंस ओनली, यूनियन गवर्नमेंट हैज approved the policy to promote India as manufacturing hub for electric vehicles। एक पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है कि हमें ईवी को कैसे बढ़ावा देना है, उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है और उसको अप्रूव कर दिया गया है। दैट मीन्स आवर गवर्नमेंट वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी। द नेक्स्ट फोकस इज टुवर्ड्स ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके। यहाँ पे पहला सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट डज द पॉलिसी स्टेट? पॉलिसी क्या स्टिपुलेट करती है? तो पॉलिसी ब्रॉडली क्लियर्स द पाथ फॉर ग्लोबल ईवी में। देखिए, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो बन रहे हैं, बट उतने नहीं। जब तक हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ नहीं जुड़े, तब तक उस लेवल पे आके डेवलपमेंट कर पाना काफी मुश्किल है। दैट्स वाई द फर्स्ट थिंग हियर इज क्या है, कि पाथ फॉर ग्लोबल ईवी मेकर। ग्लोबल ईवी मेकर का पाथ जो है, जैसे टेस्ला हो गया या चाइनीज ईवी मेकर BYD हो गई, इन सब के लिए मार्केट को ओपन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंपनी, अब टेस्ला की कंपनी भारत में लगे, टेस्ला से इंपोर्ट्स भारत में। अब इंपोर्ट हो रहा है तो 3 साल बाद आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डालनी पड़ेगी, ऐसी बात भी है। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो है कि इन लोगों के बारे में कहा गया है कि टेस्ला हो गया या BYD हो गया, ये कंपनीज, या और भी जो भी ईवी की बड़ी बड़ी कंपनीज है, दिस कंपनीज आर अलाउड टू डू बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ट्रांजिशन टू लोकलाइज प्रोडक्शन इन कमर्शियल वायबल ब्रांड। मतलब जो लोकलाइज बैनर में एक ट्रांजिशन होना चाहिए ईवी की तरफ। जैसे अभी हमारे यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल की कार्स या व्हीकल्स ज्यादा चलती, बट अभी क्या है कि अब गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि लोकलाइज लेवल ट्रांजिशन हो ईवी के तरफ। मतलब पेट्रोल से, डीजल से आप ज्यादा से ज्यादा ईवी की तरफ बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़े। अभी अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसने देखा होगा कि अब ईवी बसेस जीटीसी में भी आ गई हैं। तो जीटीसी की बसेस है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं। नई वाली सारी बसेस ईवी वाली ही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे है वो। सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, बस उनको चार्ज करो और चलाओ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, बस की लाइफ भी ठीक ठाक चल जाती है, और सब्सिडी भी मिल रही है। जो भी खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उनको, इसका ये एक फायदा है। और इसको और कैसे फायदा दिया जा रहा है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब जब हम लोग कोई भी सामान इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट मतलब आयात। आयात मतलब हम लोग जब कोई भी सामान बाहर से मंगाते हैं भारत में, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूएसए से एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मंगाए इंडिया में, उस इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं।
वो इम्पोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। गवर्नमेंट का कहना है कि अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मंगाता है तो उस पर कम उसको देना पड़ेगा इम्पोर्ट ड्यूटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी बन चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। ठीक है। इसको कम किया जा रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी को। और मिनिमम कॉस्ट पे बिल्ड करने की बात हो रही है भारत में। अब आपकी, आप इंडिया में भी बिल्ड कीजिए, कम से कम कॉस्ट पे बिल्ड कीजिए, कम से कम उसको इंश्योरेंस प्राइस पे करना पड़े, और कम से कम उसका फ्लाइट वैल्यू हो। फ्लाइट वैल्यू मतलब कहीं से कहीं ले जाओ, ले आ, ट्रांसपोर्टेशन की जो है। और इसको जो है $35,000 के आसपास इसके लिए गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है, कि 15% होगा अगले 5 ही साल के लिए। ओके। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, दिस दिस इज प्रोवाइडेड द मेकर सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन 3 ईयर। मतलब अगर कोई टेस्ला है, अगर टेस्ला यहाँ पे अपना एक आउटलेट खोलता है, गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करता है, भारत में बेचना स्टार्ट करता है, अलाउड है। बट 3 साल के भीतर भीतर, 3 साल में टेस्ला को भारत में खोलना पड़ेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग। अब ये चीज गवर्नमेंट ने क्यों लगाया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? क्यों खोलना है भारत? इसलिए खोलना है क्योंकि जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाएगा उनका, तो वो लोग यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी, यहाँ पे टैक्स मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक ईवी के प्रति पॉजिटिव माहौल बनेगा। जब वो पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो हमारा मार्केट उसके तरफ ट्रांजिशन आसानी से कर पाएगा। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 40,000 ईवीज कैन बी इम्पोर्टेड अंडर द स्कीम। 40,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। जिसमें 8,000 यूनिट पर ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हर साल 8,000 यूनिट करके अगले 5 साल तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, टोटल 40,000। और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट $800 मिलियन का करना होगा। $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कीजिए, ईवी इंपोर्ट कीजिए, और 3 साल बाद जो है आप हमारे यहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए। उसके लिए सारा कंडीशन एनवायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लोकलाइज टारगेट को फुलफिल करना होगा। और 25% लोकलाइजेशन बाय थर्ड ईयर ऑफ इंसेंटिव ऑपरेशन, एंड 50% बाय फिफ्थ ईयर। और इसमें लोकलाइज इन्वेंशन जो है वो 30% 3 साल में और 50% 5 साल में होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, इस चीज को अगर आप ब्रीच करते हो, तो आपके पीछे की जो बैंक गारंटी थी वो हट जाएगी। और जब बैंक गारंटी हट जाएगी, तो मतलब अगर आपको कोई लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर उसके लिए आपको आपकी कंपनी यहाँ पे अगर लॉस में भी आती है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर भी कर सकती है, या उसको कोई भी एक्शन ले सकती है। मतलब बैंक आपको फिर लोन नहीं देंगे, बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके। फिर तो ये बात हुई। अब जब बाहर की कंपनियों को आपने अलाउ कर दिया है, जब बाहर से कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस करेगी, तो जो इंडिया की कंपनी है वो भी तो इस पर कुछ रिएक्शन देगी। तो उसी में टाटा मोटर्स ने रिएक्शन दिया है। टाटा मोटर्स ने टेस्ला के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, अपोज किया है। और अपोज करके क्या कहा है कि ये जो आप लोग बाहर से गाड़ियां मंगाओगे, ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म करेगा। ओके। ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इसके चलते हार्म हो। और रजत महाजन जो है, डेलॉयट के पार्टनर है, उन्होंने क्या कहा है द हिंदू से कि मोस्ट इंडियन प्लेयर आर लीडिंग द सेगमेंट बिलो 20 लाख, 29 लाख एज ऑफ। मतलब 29 लाख से नीचे की गाड़ियों में इंडियन बिजनेस जो है वो लीड कर रहे हैं। और ये जो पॉलिसी होगी, वो बेनिफिट उन्हीं लोगों को करेगी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और जो हाई एंड मार्केट को कैटर करते हैं। कि नीचे के एंड में 30 लाख से नीचे वाले में तो इंडियन कंपनीज पहले से भी है। बट उनका कहना है कि एक अच्छी स्कीम है, इसके चलते फायदा ही होगा हमारी को। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ डज इट कैटर टू इंडियन मार्केट? ये इंडियन मार्केट को कैसे कैटर करती है? अब आप देखिए एक बार, पहले क्या अभी भी मारुति सुजुकी की गाड़ियां चलती,
सुजुकी जो है आई थिंक वो शायद जापानीज को, और मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है। मारुति इंडियन मार्केट को समझती थी, सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी थी, दोनों ने मिलकर काफी अच्छी गाड़ियां लॉन्च की। उसी तरीके से पहले हीरो होंडा थी। होंडा भी उधर ही जापान में कहीं की कंपनी थी, हीरो इंडियन कंपनी थी, दोनों ने मिलकर गाड़ियों को लॉन्च किया। और इतनी ज्यादा गाड़ियां चली इनकी, हीरो होंडा स्प्लेंडर से लेके पैशन से लेके सारी गाड़ियों, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये ईवी में भी यही चीज करनी होगी कि आपको लोकलाइज सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट, रोड्स, यूजर्स, कंडीशंस को समझना होगा। और टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी, जैसे हमारे यहाँ पे जो ऑटो चलते हैं उनकी जगह पे जो ई रिक्शा आने लगे हैं, टुक टुक रिक्शा जिनको भी कहते हैं ना, उस तरीके के और भी नई नई चीजों को आप लॉन्च कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, ताकि हमारे यहाँ पैसेंजर व्हीकल्स में भी ये चीज आ सके, लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड हो उससे। ओके। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है इंडिया में इस चीज को लेकर। प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ईवी कार, इलेक्ट्रॉनिक कार है जो चार्ज होके चलती है। अब आपको जाना है दिल्ली टू, पकड़ लीजिए कि आपको अगर कहीं दूर, फॉर एग्जांपल बिहार जाना, बिहार के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में जाना है या पूर्णिया में जाना है, तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट जो है वो 1400-1500 किलोमीटर का है। अब ईवी की जो बैटरी है, अगर लिथियम आयन बैटरी भी होगी तो भी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं हो सकती। अब उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशन बीच में चाहिए, जो कि है नहीं हमारे यहाँ। इसके चलते रेंज एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि हम लोग इससे ज्यादा दूर ईवी को लेके जा ही नहीं सकते। जब इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं तो फिर ईवी खरीदे क्यों? पहला इशू ये क्रिएट होता है। और क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल रेंज टू लिमिटेड लोकेलिटीज। मतलब अब हमारे यहाँ लोग 5 लाख 7 लाख रुपए की भी गाड़ियां खरीद लेते हैं। इस रेंज में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अच्छी नहीं है हमारी, इसके चलते लोग कम खरीद रहे हैं। भाई जब इस रेंज में हमें पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो हम क्यों खरीदेंगे? ये सारे इश्यूज हैं। इसी के सिलसिले में एक डेटा है जो आप लोग को याद रखने पे फायदा होगा मेंस एग्जामिनेशन में। सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का कहना है कि हमें 13 लाख, एटलीस्ट 30 लाख चार्जिंग पॉइंट्स बाई 2030 चाहिए। 2030 तक कम से कम 13 लाख चार्जिंग स्टेशन भारत में चाहिए, अगर ईवी के चेन को हमें अच्छे तरीके से बनाना है, हार्नेस करना है। ओके। बाकी यहाँ पे वही मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया है, prompt। और कितनी अच्छी एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट ओनली बी गाइडेड विथ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, इंस्टेड दे मस्ट बी ऑल्सो सस्टेनेबल। सिर्फ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के चक्कर में आप सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए मार्केट में, या किसी तरीके से ईवी को इम्पोज कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म तक हम लोग उसको यूज कर पाए। ये चीज होनी जरूरी है। और तब, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलएम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इसके तरफ ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट किया जाना चाहिए, तभी जाके ईवी का मार्केट इंडिया के लिए कंड्यूसिव वेदर को कर पाएगा। ओके। तरीके से ये आर्टिकल खत्म होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, एन ओवरव्यू ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम। ये आर्टिकल क्यों लिया है हमने? क्योंकि एक वर्ड है हमारे सिलेबस में, डायरेक्टली अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन पे ऑलमोस्ट हर साल या एक साल छोड़ के मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अर्बनाइजेशन, इसलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में ध्यान से पढ़ें। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का।
हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, कि सबको घर मिल जाना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक। बट इस आर्टिकल में इस चीज का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है कि किस तरीके से घर नहीं मिल पाए हैं सभी लोगों को, जबकि अभी 2024 आ। ओके। तो सबसे पहले ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या, कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसे इस स्कीम में डालेगी। अब अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग पैसे डालने का या उनका प्रोपोर्शन सेट होता है। जैसे अगर कोई हिमालयन स्टेट है या स्पेशल ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इन लोगों के लिए 90:10 का रेशियो है, कि 90% सेंटर डालेगा, 10% स्टेट्स। बाकी जो नॉर्मल स्टेट है उनके लिए 60:40 होता है। ओके। कुछ कुछ केसेस में 50:50 भी होता है। तो वहां पे स्टेट्स को भी पैसे देने होते हैं और सेंटर भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है। एंड दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ स्लम dwellers। स्लम dwellers कौन होते हैं? स्लम dwellers मतलब स्लम में रहने वाले लोग। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोग, जो बहुत अनहाइजेनिक इन ह्यूमन कंडीशन में रहते हैं। उन लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए ये काम है, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स पार्टिसिपेशन। प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से ये रिहैबिलिटेशन होगा। हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के थ्रू जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के हमारे, उनको घर देने की बात की जाए। एक तरीके से ये भी किसकी बात हो रही है? अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो पंक्ति में खड़ा, लाइन में खड़ा लास्ट पर्सन है, वो भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी असली डेवलपमेंट होगा। और ये भी उसी कंसेप्ट के पीछे है। ठीक है, कि सभी को घर मिलना चाहिए। और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब आपको इसमें बेनिफिशियरी जो भी है, वो इस कंस्ट्रक्शन को देख रेख और बाकी चीजों में उसका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहे। अब इस स्कीम के बारे में है कि किस तरीके से अभी पैंड आउट हुआ है, किस तरीके से इस पे काम हुआ है। तो कहा जा रहा है कि 2 साल पास हो गए, बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है और काफी दूर है रियलिटी से। ऐसे दूर है कि 20 मिलियन हाउस रूरल एरिया में 20 मिलियन घर और 3 मिलियन हाउसेज इन अर्बन सेंटर्स नहीं बने। ठीक है। टिल 2023 द अर्बन शॉर्टफॉल वाज मोर देन 60 लाख हाउसेस। 60 लाख घर सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं। तो इस गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, इस गैप को खत्म करना पड़ेगा। ICRIER के रिपोर्ट के हिसाब से हाउसिंग शॉर्टेज इंक्रीज बाय 54%। हाउसिंग शॉर्टेज उल्टे और बढ़ गया है 54%। और बढ़ के कितना हो गया? 2.9 करोड़ इन 2018 में था, अब 1.8 करोड़ 2012 से बढ़ के 2.9 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है शायद। एंड इवन अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ PMAY डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड के डेटा के हिसाब से अराउंड 40 लाख हाउसेज फ्रॉम द सैंक्शनड एंड कंप्लीटेड सेगमेंट, कि अभी 40 लाख घर और बचे हुए हैं, शॉर्टफॉल है उनको बनने का। तो 40 लाख घर और बनवाने। हेंस ये जो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का प्लान था वो फेल हो। स्लम के जो रीडेवलपमेंट की बात हो रही थी वो फेल हो गई हमारे पास। ऐसा है इस आर्टिकल का कहना है। बट हमें ये चीज नहीं समझना है, बिकॉज जो भी आर्टिकल लिखता है उसका एक अपना पर्सनल बायस होता है। हमें इस बायस के साथ कभी आंसर नहीं लिखना है कि फेल हो गया है। ऐसी बात आपको अपने आंसर्स में करनी ही नहीं है। आपको लिखता है कि वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द रोड टू कंप्लीट दिस चैलेंज। हम लोगों को पॉजिटिविटी दिखानी है, पॉजिटिव नोट दिखाना, और पॉजिटिव बात है भी है। अगर पहले एक थी कोई भी चीज, पहले एक इंसान के पास घर था, टोटल 10 लोगों के पास होना चाहिए, अब 7 लोगों के पास है। तो कुछ तो बढ़ी है ना चीजें, 7 तो बढ़ा है। अभी 3 और बनाना है, ये बात सही है। उसकी ओर काम किया जाएगा, बट ये फेल टाइप के वर्ड हमें अपने आंसर्स में यूज
नहीं करने हैं, क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाना। ओके। और क्या है, आईएसएसआर के रिपोर्ट के हिसाब से 2,10,552 हाउसेज सैंक्शन हुए थे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। और न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि पीएम आवास योजना अर्बन जो है, उसने सिर्फ 25% लोगों के ही नीड्स को कैटर किया। 75% लोग इसमें छूट गए हैं। 80 लाख होम्स बनने चाहिए थे जो कि नहीं बने, उनका शॉर्टेज हो गया। ओके। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा के थ्रू ये प्रूव करने की बात हो रही है कि किस तरीके से पीएम आवास योजना में नुकसान हुआ है। सारे लोगों तक चीजें नहीं पहुंच रही, जो कि सच्चाई है कि नहीं पहुंच रही। बट हमें अपने आंसर्स में ओवर क्रिटिकल कभी नहीं हो, किसी भी चीज का। इसलिए नहीं होना है बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर कल को ब्यूरोक्रेसी में आप जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, आप ही को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते हो तो नहीं बैठ सकते हो ना, यू विल हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशन। सो आपका एक वे फॉरवर्ड अप्रोच हमेशा होना चाहिए। आप क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहे हो तो आप एक लिमिट में रह के क्रिटिसिज्म करो। ये नहीं कि सीधा लिख दिया कि इट हैज बीन फेल्ड, नथिंग हैज हैपेंड, ऐसी कभी आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिखे। ओके। और क्या है कि इसको, ये जो पीएम आवास योजना है, इसको राजीव आवास योजना के साथ मर्ज कर दिया। पहले कांग्रेस टाइम पे ये राजीव आवास योजना चला के उससे मर्ज कर दिया। और इसमें 29 बिलियन, 29 बिलियन पिछले 5 सालों में रुपए खर्च किए गए हैं हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, बट अभी तक ये चीज नहीं हो पाई। ओके। और क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन हमने किया है इसमें, प्राइवेट सेक्टर भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब देखिए कैसे नहीं कर रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्लम था, यहाँ पे छोटे छोटे 100 घर थे। अब एक प्राइवेट प्लेयर आया, उसने इस स्लम को ऑक्यूपाई करके, उस पूरे स्लम को ऑक्यूपाई करके उसने क्या किया, पहले एक एक माले के घर हुआ करते थे, एक एक फ्लोर के घर हुआ करते थे। इसने क्या किया कि मल्टी स्टोरी घर बना, 4 5, 20 20 फ्लोर की 5 अपार्टमेंट बना दी, 100 घर हो गए। बाकी जमीन पे उसने अपना अलग रीडेवलपमेंट किया। अब यहाँ पे 100 घर हो गए, यहाँ पे जो लोग थे वो इसमें शिफ्ट हो गए। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इशू यहाँ पे आके क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर फैसिलिटीज जो है, जो बाकी की फैसिलिटीज है, उनका कॉस्ट इंक्रीज होगा। क्योंकि पहले तो हो सकता है कि वो शायद फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर लेके अपना कहीं से कनेक्शन खींच लिया, कुछ कर लिया, ऐसे चल रहा था उनका। बट अब वो प्रॉपर चैनलाइज हो गया। अब उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए मुश्किल चीज हो जाती है। तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। ओके, दैट इज द इशू फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द स्लम्स एंड बी रिहेबिलिटेटेड। तो ये उनके लिए एक और प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवर, ये सब बढ़ जा रहा है, जिसके चलते उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम लैंड का भी इशू है। बहुत सारे लोग अपनी जमीन देना भी नहीं चाहते रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। और जो लैंड रजिस्टर्ड है, एयरपोर्ट, रेलवे, फॉरेस्ट, इन सब के नाम पे, वहां पे अलग इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज होती हैं। वो लोग इधर के डिपार्टमेंट इधर को लैंड नहीं देना चाहते, उसका अलग इशू होता है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे यही सारी बातें कही गई हैं कि किस तरीके से आप ये जो पीएम आवास योजना थी, ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से फ्लॉज है, किस किस तरीके से ये फेलियर इसमें हुआ है। ओके। एक यहाँ पे केस स्टडी भी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए के जो फ्लैट्स, डीडीए आपने अगर कभी देखा हो, डीडीए के बहुत सारे फ्लैट्स दिल्ली में होते हैं। उनके बारे में क्या, उनका एक मास्टर प्लान है 2041। और उसमें क्या है कि सोशल हाउसिंग और इन सब सारी चीजों की बात है। बट वहां पे भी कैसे उसमें रुपए खर्च होंगे, किस तरीके से उसका वे फॉरवर्ड होगा, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगी, ये क्लियर नहीं है। अब जैसे छोटे शहरों में हाउसिंग कॉलोनीज भी डेवलप होती है। तो हाउसिंग कॉलोनीज कैसे डेवलप होती है, तो लैंड गवर्नमेंट एलोकेट करती है, थोड़े सस्ते दामों पे लोगों को मिलते हैं।
MIG फ्लैट्स मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, NIG लोअर इनकम ग्रुप, HIG हायर इनकम ग्रुप फ्लैट्स। इस तरीके से फ्लैट्स पहले हाउसिंग कॉलोनी में मिला करते थे। DDA में भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों पे हम गवर्नमेंट को और काम करने की जरूरत है। ठीक है। और सेंटर जो है वो रुपए कंट्रीब्यूट करता है जितने, वो लगभग 25% ही है टोटल कंट्रीब्यूशन, 25% ही है। बाकी जो रुपए है वो बेनिफिशरीज को खुद से लगाने पड़ते हैं, 60% के आसपास। और बाकी स्टेट कुछ पैसे उसमें देता है, मतलब 15% स्टेट दे रहा है, 25% सेंटर दे रहा है, और 60% बेनिफिशरी खुद से लगा रहा है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। और जो हाउस को पैसे मिले हैं, वो सारे हाउस प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हो पा रहे हैं। स्लम डवेलपर्स की प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाई। और ये जो हाउसिंग फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ अभी तक 2.5% लोगों को ही कर पाया है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। ओके। यहाँ से हमने ये देखा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, इसमें इश्यूज क्या क्या है, यहाँ पे ये चीज मेन समझाई गई। उसका वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। जैसे वे फॉरवर्ड में सबसे पहले क्या कि प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, लोकल बॉडीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, वो लोग बेनिफिशरीज को पहचाने और उनको फंड एलोकेशन में मदद करें। मनरेगा के साथ ये अटैच पहले से ही है कि मनरेगा के थ्रू भी आप घर बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। सेंटर को थोड़ा और पैसे देने चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सारी चीजें इस आर्टिकल से हमें सीखने को मिली। मेंस के आसपास इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन ओवर होता है। आपको सेशन कैसा लगा, ये आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए गुड बाय। कल इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। साइनिंग आउट और जस्ट